तो आज हमारा थर्ड लेक्चर है ग्रुप थ्योरी का, जिसमें आज हम रोटेशनल एक्सिस के क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। सबसे पहला हम बता चुके हैं प्रिंसिपल रोटेशनल एक्सिस का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। इसके 4 क्राइटेरिया होते हैं। सबसे पहला द ओनली एक्सिस, मतलब किसी कंपाउंड में अगर वही एक्सिस प्रेजेंट है तो उसको ही हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल रोटेशनल एक्सिस कहते हैं। फिर दूसरा है द हायर ऑर्डर एक्सिस, मतलब किसी कंपाउंड में हायर ऑर्डर के साथ साथ लोअर ऑर्डर एक्सिस भी है, तो हायर ऑर्डर एक्सिस ही जो है हमारा प्रिंसिपल रोटेशनल एक्सिस होगा। और किसी मॉलिक्यूल में ये दोनों क्राइटेरिया फेल हो जाता है तो वह एक्सिस जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम के साथ पास करे, द एक्सिस पासिंग थ्रू मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम को ही हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल रोटेशनल एक्सिस कहते हैं। किसी कंपाउंड में तीनों क्राइटेरिया फेल हो जाते हैं तो उसमें वर्टिकल प्लेन को या परपेंडिकुलर जो होता है, द एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ऑब्जेक्ट ही हमारा जो होता है प्रिंसिपल रोटेशनल एक्सिस होता है। इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे चारों क्राइटेरिया को, तो एक्सप्लेन हो जाएगा इसका। तो वनली एक्सिस वाले मॉलिक्यूल में जैसे H2O आता है, अमोनिया आता है, ये सब एग्जाम्पल वनली एक्सिस वाले हैं। तो वनली एक्सिस में सबसे पहले हम H2O के बारे में जानेंगे। H2O देखिए, H2O का शेप जो होता है बेंट शेप होता है। तो इसमें क्या है, इसमें ओनली वन एक्सिस है। ये वाला एक्सिस जो है, इस एक्सिस से इसको जब हम टर्न करेंगे, रोटेट करेंगे, तो यहाँ हाइड्रोजन चला जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा। जैसे अगर इसको नॉमेनक्लेचर कर दें, इसको ए कर दें, इसको बी कर दें, जब इसको रोटेट करेंगे 180 डिग्री से, यहाँ से इसको घुमाएंगे तो ये यहाँ चला आएगा, यहाँ चला आएगा, मतलब हो जाएगा ये एच ए इधर चला गया तो एच बी हो गया, और ये हो गया एच ए। यानी इसमें एक ही रोटेशनल एक्सिस है, एक ही एक्सिस है जो हमारा प्रिंसिपल रोटेशनल एक्सिस है। उसी तरह अमोनिया हम जानते हैं, अमोनिया का शेप जानते हैं। तो इसमें इसको 120 डिग्री से रोटेट करेंगे, 120 डिग्री से, तो ये हमारा C3 एक्सिस में आ जाएगा और रोटेट हो जाएगा मॉलिक्यूल में। तो ये ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसमें ओनली वन एक्सिस ही प्रेजेंट है, रोटेशनल एक्सिस, इसीलिए इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल रोटेशनल एक्सिस बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा हायर ऑर्डर एक्सिस का, मतलब किसी ऐसे मॉलिक्यूल में जिसमें C2 के साथ साथ, मतलब C2 के साथ साथ हायर ऑर्डर भी हो, हायर ऑर्डर भी प्रेजेंट हो, तो उसमें क्या हो, जैसे BF3 मॉलिक्यूल में शेप आप लोग जानते हैं, एक यहाँ से कर सकते हैं रोटेट, 180 डिग्री रोटेट करेंगे, यहाँ चलाएगा, यहाँ चलाएगा, इससे रोटेट करेंगे तो ये भी चलाएगा, इधर भी चला जाएगा। यानी इसमें 3C2 एक्सिस प्रेजेंट है, 3C2 एक्सिस प्रेजेंट है। इससे रोटेट करेंगे तो ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, इससे रोटेट करेंगे यहाँ पे, इससे रोटेट करेंगे तो ये दोनों आ जाएगा। मतलब इसमें C2 तीन है, C2 यहाँ से रोटेट किया सकता है, यहाँ से रोटेट किया सकता है, यहाँ से रोटेट किया सकता है। बट इसको अगर हम यहाँ से रोटेट करें 120 डिग्री पे, तो यहाँ आ जाएगा, सब रोटेट हो जाएगा। यानी इसमें 120 डिग्री का रोटेशन भी प्रेजेंट है, साथ साथ में C2 का भी रोटेशन प्रेजेंट है। तो इस मॉलिक्यूल में जो है 3C2 एक्सिस है बट C3 एक्सिस प्रेजेंट है। तो C3 एक्सिस प्रेजेंट के होने के कारण इसे हायर ऑर्डर हो गया। ये हमारा जो है प्रिंसिपल एक्सिस है। अब थर्ड केस पढ़ेंगे हम, जिसमें हमारा जो एक्सिस मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम से पास करता है उसको प्रिंसिपल एक्सिस मानते हैं। तो वो वाला केस हम स्टडी करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में जिसमें एक्सिस जो हो ज़्यादा नंबर ऑफ एटम से पास करता हो, जैसे एलिन, नेफ्थलीन और एथिलीन, इसमें 3C2 एक्सिस होते हैं। जैसे एलिन का बनाया जाएगा स्ट्रक्चर, तो आप जानते हैं एलिन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। इसमें एक मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन बिलो द प्लेन होता है, एक जो होता है आउट ऑफ द प्लेन होता है, और 2 प्लेन पर होते हैं हाइड्रोजन। तो इसमें देखेंगे तो ये एक C2 एक्सिस है, एक C2 एक्सिस इधर है, 2 C2 एक्सिस हुआ, और एक C2 एक्सिस के प्लेन पर है। तो ये वाला C2 एक्सिस जो है ज़्यादा नंबर ऑफ एटम से पास कर रहा है, तो इसमें यही जो होगा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होगा। तो ऐसे केस में अगर ज़्यादा C2 एक्सिस हो
तो वह C2 एक्सिस हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम से पास करता हो। अब चौथा कंडीशन है जिसमें ये तीनों क्राइटेरिया फेल हो जाती है। तो चौथा कंडीशन है द एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ऑब्जेक्ट, या वर्टिकल सीधे बोल सकते हैं, वर्टिकल वाला जो होगा। जैसे ट्रांसप्लेटिन में जो होता है, ट्रांसप्लेटिन PT NH3 होते हैं और एक NH3 यहाँ होता है, ट्रांस है, यहाँ क्लोरीन होता है और यहाँ क्लोरीन होता है। इस वाले मॉलिक्यूल में जो हमारा यह एक्सिस है वर्टिकल एक्सिस, क्योंकि इसमें भी 3C2 एक्सिस है, बट सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, सेम नंबर ऑफ एटम मिल रहा है, हर C2 एक्सिस में सेम नंबर ऑफ एटम मिल रहा है। तो हमारा जो होगा वह लेंगे C2 एक्सिस जिसमें जो प्लेन के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो हमारा यह जो एक्सिस है वो हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस हुआ। तो ये तो बात हुई प्रिंसिपल एक्सिस की। जो जेड एक्सिस में मानते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे, तो ये 4 क्राइटेरिया लेकर हम किसी मॉलिक्यूल में प्रिंसिपल एक्सिस को क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, उसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब अगर उसमें कोई और एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कोई और एक्सिस है, तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी रोटेशनल एक्सिस। यह हो भी सकता है, नहीं भी सकता है। तो इसका नियम ये है, जैसे अगर आप देखेंगे BF3 मॉलिक्यूल में हम बताए हैं कि क्या होता है, इसमें C3 एक्सिस, इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो क्या है, C3 एक्सिस है। लेकिन इसमें क्या है, एक C2 ये हुआ, एक C2 ये हुआ और एक C2 ये हुआ है, मतलब इसमें 3C2 एक्सिस भी है। तो नियम ये कहता है अगर Cn उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, Cn उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, तो उसमें NC2 सेकेंडरी एक्सिस होगा, अन्यथा एक भी नहीं होगा। यह इसका रूल है। तो इसका ये रूल है जनरल कि Cn एक्सिस, Cn कैन कंबाइन विथ आइदर नो C2 एक्सिस और NC2 एक्सिस, नो अदर कॉम्बिनेशन इज अलाउड। मतलब कि जैसे हम जानते हैं BF3 मॉलिक्यूल में क्या होता है, C3 प्रिंसिपल एक्सिस होता है, तो इसमें 3C2 एक्सिस होगा, नहीं तो एक भी एक्सिस नहीं होगा। तो आप जानते हैं 3C2 एक्सिस होता है, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल में या तो 3C2 एक्सिस होता है, हो सकता है, या 0C2 एक्सिस हो सकता है। उसी तरह अगर किसी मॉलिक्यूल में C4 प्रिंसिपल एक्सिस है, C4 प्रिंसिपल एक्सिस है, तो उसमें या तो 4C2 सेकेंडरी एक्सिस होगा या 0C2 सेकेंडरी एक्सिस होगा। अगर किसी में C5 है तो उसमें 5C2 एक्सिस सेकेंडरी हो सकते हैं या 0C2 एक्सिस सेकेंडरी हो सकते हैं। तो यही इसका जनरल रूल है सेकेंडरी एक्सिस को क्या करने के लिए, जनरेट करने के लिए, जनरेशन करने के लिए। अब कुछ मॉलिक्यूल जैसे एग्जांपल लिया जाए लीनियर मॉलिक्यूल का, उसमें क्या होते हैं, कुछ इसके एक्सेप्शंस हैं कह सकते हैं, या कुछ इसके रूल हैं। C2 एक्सिस का एक और फीचर है कि जो सेकेंडरी रोटेशनल एक्सिस होते हैं वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल रोटेशनल एक्सिस के ऑलवेज परपेंडिकुलर होते हैं। तो लीनियर मॉलिक्यूल जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब कि एक जगह से जाने पे सेम एटम मिलता हो। जैसे CO2 में देखेंगे तो यहाँ से जाने पर ऑक्सीजन है और यहाँ से भी ऑक्सीजन है, H2 में और O2 में है। तो ऐसे मॉलिक्यूल में जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री हो और ऐसे मॉलिक्यूल में जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री न हो, तो इसमें C इनफाइनाइट अगर है तो उसमें इनफाइनाइट C2 एक्सिस मिलेगा, और ये जो होगा एक परपेंडिकुलर होगा प्रिंसिपल एक्सिस के। तो सेकेंडरी रोटेशनल एक्सिस का भी क्लासिफिकेशन हम जान गए, कैसे हम मॉलिक्यूल में डिटरमाइन करते हैं, सेकेंडरी रोटेशनल एक्सिस भी जान गए। अब हम जानेंगे थर्ड सेंटर सिमेट्री एलिमेंट जो है प्लेन वाला, रिफ्लेक्शन एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में हमको स्टडी करना है। इस सभी मॉलिक्यूल को जब हम ग्रुप थ्योरी पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे कि इसमें कौन सा इनफाइनाइट से इनफाइनाइट या इनफाइनाइट C2 एक्सिस है। तो अभी इसके बारे में केवल हम स्टडी कर रहे हैं एग्जाम में लिखने के लिए, सेमेस्टर में लिखने के लिए। जब इसका हम डिटरमाइन करेंगे, जैसे H2O का पॉइंट ग्रुप C2 भी होता है, तो सब हम बताएंगे कि इसमें कैसे हमारा डिटरमाइन किया जाता है। तो अभी थर्ड जो सिमेट्री एलिमेंट है रिफ्लेक्शन एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री, उसके बारे में हमको स्टडी करना है।